जय हिंद। वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का अध्याय 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 पर। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने कैसे यूरोपीय फसलों के हिसाब से यूरोप में जो उन फसलों का उत्पादन कैसे कराया जिनकी यहाँ पर खेती करवा करके फिर उसकी फसल को इन लोगों ने ब्रिटेन में बेचा। तो इस प्रकार की फसलें कैसे कराया अपने देश भारत में, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे, जिसमें नील की खेती आता है। देखेंगे हम लोग कि नील की खेती कैसे कराया और नील विद्रोह कैसे हुआ और नील विद्रोह से ही संबंधित चंपारण आंदोलन कैसे किया महात्मा गांधी जी के द्वारा, कैसे हुआ, ये हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। यानी कि अंग्रेजों ने अब इस बात का महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों से केवल राजस्व ही प्रदान नहीं किया जा सकता बल्कि उसके साथ साथ हम लोग अपनी यूरोपीय ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी करा सकते हैं, फसलों की खेती भी करा सकते हैं भारत में। तो ऐसा महसूस अंग्रेजों को होने लगा था इस समय। 18वीं सदी के आखिर तक 18वीं सदी के आखिर तक यानी कि 1700 ईस्वी के बाद में 18वीं सदी आती है। 18वीं सदी के आसपास यानी कि 1800 ईस्वी से पहले, उसके आसपास 18वीं सदी से के अंतिम में यानी कि 1800 से पहले लगभग 1780 से लेकर के 1800 के बीच का समय को मान लेते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी में ने अफीम और नील की खेती को पूरा जोर लगा दिया। यानी कंपनी ने नील और अफीम की खेती कराने के लिए यहाँ पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी प्रकार की फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। अंग्रेज किसानों को, यहाँ भारत के किसानों को खेती करने के लिए किसी न किसी प्रकार से बाध्य करते रहे, मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन की खेती के लिए, असम में चाय की खेती के लिए, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वो उस समय संयुक्त प्रांत था, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और संयुक्त प्रांत में उस समय संयुक्त प्रांत था, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, में गन्ना के उत्पादन के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास के लिए और मद्रास में चावल की खेती के लिए इन लोगों ने किसानों को बाध्य किया और वहाँ पे इन फसलों का उत्पादन करवाया और यहाँ से फसलें ले करके उनसे खरीद करके सस्ते दामों में खरीद करके यूरोपीय बाज़ारों में बेचा। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें यहाँ दी गई है। यहाँ पे चित्र 5 की और यहाँ पे चित्र 6 की सूती कपड़े की छाप की कुछ तस्वीरें हैं। बाईं तरफ का चित्र जो चित्र संख्या 5 है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। चित्र संख्या 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दूसरी तरफ ये चित्र संख्या 6, ये विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल और छापे हैं। जो विलियम मॉरिस ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे, विलियम मॉरिस, इनके द्वारा ये
फूल और छापे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दोनों चित्रों में एक बात समान है और समान ये बात है कि दोनों में गहरे नीले रंग को दिखाया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। जो गहरे नीले रंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे, ये इसे नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा होता है? नील कैसे पैदा होता है, क्या आप लोग जानते हैं? इसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में अब आगे पढ़ेंगे। नील का उत्पादन कैसे होता है, इसकी खेती कैसे होती है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। नील जो होता है, ये नील नामक एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मारिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था नील उत्पादन के लिए। भारतीय नील की मांग क्यों थी? और भारतीय नील की मांग की बात करें तो मांग क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उच्च कोटि का नील उत्पादन होता था। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और भारत आता है उस उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है। इसलिए नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। 13वीं सदी की बात करें तो उस समय बहुत ही कम मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी भारतीय नील की, और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के लिए ओड़ नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि भारतीय नील की खपत बहुत कम थी, वहाँ पे बहुत कम मात्रा पहुँचती थी और काफ़ी महंगा था वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ के कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के लिए ओड़ नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ओड़ पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र आता है यूरोप, और शीतोष्ण क्षेत्र में ओड़ नामक पौधा उगता था, इससे आसानी से वहाँ पर ओड़ नामक पौधा मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओड़ उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के उत्पादन पर पाबंदी लगा दें। ओड़ के से जो नील प्राप्त होती थी वो एकदम निम्न कोट की प्राप्त होती थी। वो एकदम फीका और बेजान कलर मिलता था उससे, जबकि भारतीय नील से एकदम डार्क कलर और एकदम अच्छा कलर मिलता था। इसलिए भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा थी और ओड़ के व्यापारियों ने अपनी सरकार पर यह दबाव डाला कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दिया जाए। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़े को रंगने वाले होते थे वह भारतीय नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड़ से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। नील की पाबंदी जो लगा दी गई थी, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी, भारतीय नील के आयात पर जो पाबंदी लगी थी, उसमें अपनी सरकारों को ढील देने के लिए राजी कर लिया कि भारतीय नील की आयात करने के लिए पाबंदी को हटाने के लिए उनको राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे।
कैरिबियाई द्वीप समूह में सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ये जो इनके उपनिवेश थे, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ब्राज़ील पुर्तगालियों का उपनिवेश था। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही सेंट डोमिंगो कैरिबियाई द्वीप समूह है, वो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, और ब्राज़ील पुर्तगालियों का उपनिवेश था, जमैका ब्रिटिश का, और वेनेजुएला स्पेनिश लोग का उपनिवेश था। तो वहाँ पे ये लोग खेती करवाने लगे नील की। और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। बागान किसे कहा जाता है? बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो इसे बागान उस समय कहा जाता था जहाँ पे एक विशाल खेत पर, बहुत बड़ी खेत भूभाग पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते थे उस समय बागानों में। और उन बागानों में काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि उगाया जाता था। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। और क्यों बढ़ी 18वीं शताब्दी के आखिर तक? तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। 18वीं शताब्दी के आखिर में, अंतिम वर्षों में भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और वहाँ पे कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। अब कपड़े की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील की खपत यहाँ से आती थी, आपूर्ति होती थी, वो किन्हीं कारणों से उस समय बंद हो गई थी, जिस समय ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ी थी। 1783 से लेकर के 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। जब वहाँ पे ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ब्रिटेन की दिलचस्पी भारत में ज़्यादा बढ़ गई नील के उत्पादन के लिए। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। फिर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में से ही नील बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1788 की बात करें तो 1788 में जो ब्रिटेन में आयात होता था, उसमें भारतीय नील का हिस्सा सिर्फ 30% था। लेकिन 1810 की बात करें तो 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। देख लीजिए कितने कम वर्षों की ही बात है। कहाँ 1788 ईस्वी में केवल 30% नील का आयात होता था, और जबकि 1890 में 95% हिस्सा भारतीय हिस्सा हो गया नील का। भारतीय नील का 95% हिस्सा हो गया आयात में ब्रिटेन में 1810 ईस्वी में। जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। उसमें नील की इतना ज़्यादा मांग थी भारतीय नील की कि बहुत सारी अधिकारियों ने नील के कारोबार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। भारी मुनाफे की उम्मीद
में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। भारी मुनाफे के चक्कर में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए नील के उत्पादन में पैसा लगाने के लिए, और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और नए नए बैंक भी उन लोगों को पैसा देने के लिए तैयार थे जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था, तो उनको कर्ज देने के लिए भी तैयार थी कंपनी और नए नए बैंक। नील की खेती कैसे होती थी? यहाँ पे सेंट डोमिंगो का एक चित्र दिखाया गया है, जब नील मजदूर बगावत कर दिए थे। ये उस समय का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी स्कूहलदोस्की का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। 1791 में जो नील के बागानों में काम करते थे जो मजदूर सेंट डोमिंगो में, वो बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए। गुलामों ने बागान को जला दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। एक था निज और दूसरा था रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती के अंतर्गत निज खेती के लिए बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर खेती करवाते थे, या तो ज़मीन वो खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। निज खेती में कुछ समस्याएं भी थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। निज खेती के लिए उन्हें ज़मीनें बहुत कम मिलती थी, क्योंकि उपजाऊ ज़मीनों पर ही नील की खेती हो सकती थी और उपजाऊ ज़मीनें बहुत ही कम मिलती थी क्योंकि आबादी उस पर पहले से थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, छोटे मोटे खेत ही उनको मिलते थे नील की खेती के लिए। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीनें लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव उत्पन्न हो जाता था। नील की खेती के लिए फैक्ट्री के आसपास की जो ज़मीनें थी उसको पट्टे पर लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को इन लोगों ने हटवा दिया। इससे टकराव की स्थितियां भी पैदा हो जाती थी। गुलाम किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। मजदूरों का इंतजाम करना भी निजी खेती के लिए या नील का उत्पादन के लिए बागान मालिक को मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उस समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी नील की खेती करवाने के लिए बागान मालिक को बहुत ही ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी और आसानी से मजदूर नहीं मिलते थे, और उस समय आवश्यकता पड़ती थी जिस समय किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी।
यानी कि मजदूर के साथ साथ बहुत सारे हल और बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या होती थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकता था, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। यानी किसानों से भी हल नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्हें खुद ही हल बनवाने पड़ते थे। हलों का की व्यवस्था उनको बागान मालिकों को खुद ही करनी पड़ती थी। और 1 बीघे ज़मीन पर नील के उत्पादन के लिए कम से कम 2 हल चाहिए होते थे। इस तरह से अगर 1000 बीघे ज़मीन पर उनको खेती करनी हो तो लगभग 2000 बैल और हल उन्हें चाहिए होता था। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों के में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। 19वीं सदी में बागान के मालिक निज खेती यानी कि खुद की खेती करवाने के लिए, अपनी ही ज़मीन पर खेती करवाने के लिए हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। यानी कि निज खेती में कुल जितना पैदावार होती थी नील का उत्पादन भारत में, उसमें निज खेती का हिस्से की बात करें तो केवल 25% था, जबकि 75% रैयतों की जमीन पर नील की खेती की जाती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, यानी कि 75% खेती रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी और 25% खेती निज खेती के अंतर्गत आती थी। बीघा उस समय कैसे बांटा गया था? बीघा जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। यानी कि 1 एकड़ में जितना होता है उसका 1/3 भाग उसमें बीघा होता था। 1 बीघा यानी कि जैसे 60 बिस्वा का अगर 1 बीघा होता है तो इन लोगों ने 20 बिस्वा को 1 बीघा कर दिया। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयतों का यहाँ से मतलब है कि किसानों से, रैयत मतलब किसान यहाँ पे लिया गया है। किसानों की जमीन पर नील की खेती अर्थात रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। यानी कि उस समय जो रैयत यदि नील की खेती के लिए इनसे अनुबंध कर लेते थे बागान मालिकों से, तो उनको नील की खेती करने के लिए कर्जा मिल जाता था। और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। यानी कि रैयतों के पास जितनी भी ज़मीन है अगर वो अनुबंध करते हैं तो उनको अपनी संपूर्ण ज़मीन में से 25% ज़मीन पर नील की खेती उपजाना उस अनुबंध के अंतर्गत अनिवार्य था और उन्हें इसके लिए कर्जा भी मिलता था। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे। बागान मालिक उस समय नील की खेती के लिए बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों अर्थात रैयतों का था, काश्तकारों के ऊपर था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, जब कटाई हो जाती थी और कटाई के बाद फसल जो है बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा अर्थात किसानों को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है नील की खेती को काटते हुए, नील की फसल को काटते हुए। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। यानी कि नील की खेतों की कटाई अधिकांशतः उस समय पुरुष ही करते थे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है
खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठर। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, नील के पौधे के गट्ठर को मजदूर अपने खेतों से फैक्ट्री को ले जा रहे हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था? यहाँ पे एक किण्वन हौद दिया गया है। किण्वन हौद यहाँ पे बना रहता था और वीटर वाट यहाँ पे बना रहता था। वीटर वाट का एक चित्र है। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है। यहाँ पे 1864 का विलियम सिम्पसन का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है और नील के खेतों के पास ही ये स्थित है। फैक्ट्री जो लगती थी वो नील के खेतों के पास ही फैक्ट्री रहती थी, तो नील का कारखाना है, ये दिखाया गया है उसका चित्र। और नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। यहाँ पे औरतें देखिए नील के पौधों को हौद तक ले जा रही हैं, खेतों से हौद तक पहुँचा रही हैं। तो औरतें ही नील के पौधों को ढोकर हौद तक ले जाती थी। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। नील गांव बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। हौद में कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे कुंड भी बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे कुंड बने हुए हैं, ये कुंड हैं। तो नील इसके लिए 3 या 4 कुंडों की भी ज़रूरत पड़ती थी रंग बनाने के लिए। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। नील के पौधे की पत्तियों को तोड़कर सबसे पहले गर्म पानी में एक हौद में गर्म पानी में उनको डुबोया जाता था कई घंटों तक। और इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था, जहाँ पे पत्तियों को तोड़कर गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। उस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था। इसके बाद सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। उसके बाद छानकर दूसरे हौद में पहुंचा दिया जाता था द्रव्य को। दूसरे हौद को वीटर वाट कहा जाता था। दूसरे हौद अर्थात वीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। यहाँ पे ये देखिए पैडल, ये मजदूर है, नील मजदूर, ये पैडल लिए हुआ है, इसी को पैडल कहा जाता है। तो इन्हीं पैडलों से खंगाला जाता था दूसरे हौद में। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। और जब ये द्रव्य हरा हो जाता था और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड जिसे कहा जाता था, तीसरा कुंड है निथारण कुंड, में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। उसके बाद इसे निकालकर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार। यहाँ पे नील की पर मुहर लगाकर बाजार के लिए भेजा जा रहा है। ये देखिए मजदूर है, ले जा रहा है और ये लोग काट कर उस पर नील पर मुहर लगा रहे हैं। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर एक टुकड़े को सुखाने के लिए ले जा रहा है।
यहाँ पे एक चित्र दिया गया है मजदूर का, हौद में घोल हिलाने वाला मजदूर है ये। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। वाट उस समय किसे कहा जाता था? एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र होता था वाट। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। यानी कि जो किसान अनुबंध कर लिए थे कर्ज पाने के चक्कर में, उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी, कर्जा जो मिलता था, नील की कीमत, कर्जा और नील की जो कीमत मिलती थी फसल के बाद, वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होता था। जब उनका उत्पादन हो जाता था, उस उत्पादन के बदले में जो उन्हें नील की कीमत मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी और उन जो कर्जा लिए रहते थे वो कभी खत्म ही नहीं होता था। कर्जों का सिलसिला हमेशा बना रहता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। इसके साथ साथ बागान मालिक उनको जबरन ये कहते थे कि सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करें। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। जब सबसे ज़्यादा उपजाऊ खेत में लगा लेते थे, तो नील के पौधे के साथ परेशानी ये थी कि नील के पौधे की जड़ें बहुत ही गहरी होती थी, बहुत गहरी जड़ें इसकी जाती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यानी कि एक बार जब नील की खेती वहाँ कर लेते थे, तो उसकी जड़ें इतना ज़्यादा गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत जब खींच लेता था नील का पौधा, तो वहाँ पे दोबारा फिर धान की खेती नहीं होती थी। तो ये सारी समस्याएं थी। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे नील विद्रोह और उसके बाद और चंपारण आंदोलन भी इसी के बाद में है। तो इसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। साथियों, पार्ट 2 यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोग पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इससे पहले जो सारी वीडियो पड़ी हुई हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो और समझ में आएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।